सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आपको आपके सिलेबस में बच्चों मेन होती है नॉन होमोजीनियस। तो ध्यान दीजिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ये हमने ली है फर्स्ट इक्वेशन। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। फिर बच्चों हमने लिया है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, तो अब इसे लिखने का तरीका सीख लो। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें x y z के कोफिशिएंट लिखे जाते हैं। तो a1 b1 c1, फिर क्या होगा a2 b2 c2, नेक्स्ट क्या होगा a3 b3 c3। यहाँ आएगा x y z किसके इक्वल होएगा d1 d2 एंड d3। ठीक है, तो ये होगा a, ये x, ये b। इसे बच्चों a माना जाता है, इसे x और इसे b। अब हम बोथ साइड a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। प्री मल्टीप्लाई की वजह ये है कि जब हम इसमें बच्चों एसोसिएटिव लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लिख देते हैं कौन सा रूल लगा रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है बच्चों, अब ए इनवर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी इंटू एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चों। तो जैसे आपने पढ़ा हो आई इंटू एक्स, या बच्चों पढ़ा हो एक्स इंटू आई, तो ये हमेशा एक्स के बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ए इनवर्स है। अब ए इनवर्स की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्यों? क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट पे केस लगेगा। क्या केस लगेगा? फर्स्ट केस, ऐसे लिख देते हैं बच्चों। मान लो ये डिटर्मिनेंट है, तो ये फर्स्ट केस। अगर बच्चों डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, ठीक है, तो सोल्यूशन यूनिक होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है सोल्यूशन एग्जिस्ट है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट का ही दूसरा मीनिंग बच्चों होता है सोल्यूशन एग्जिस्ट होना, सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो इस पे दो केस बनता है। पहला केस, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब ये बी कौन सा है, ये बच्चों बी है राइट साइड वाला। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो यहाँ पे होता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इसका मतलब है सोल्यूशन तो एग्जिस्ट है, तो हम क्या लिखेंगे इस कैटेगरी को, कंसिस्टेंट। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, इसी में दूसरा केस प्यारे बच्चों बनता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल नल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन होता ही नहीं है। तो इसको दूसरी लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 4.6 का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। तो सबसे पहला काम है, हम लोग कोफिशिएंट लिखेंगे 1 2 2 3 इंटू एक्स वाई। अब ये बच्चों 2/2 की फॉर्म है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, राइट साइड पे क्या है 2 and 3, तो इसे a नाम दिया जाता है, इसे x और इसे b। ठीक है, तो इसमें हमको बच्चों सोल्यूशन नहीं फाइंड करना है, हमको सिर्फ ये बताना है कि कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंट। तो याद रखिएगा, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस का जो अभी आपको समझाया गया है, तो मेन होता है डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो तो सीधे लिख देंगे सोल्यूशन एग्जिस्ट कंसिस्टेंट, लेकिन अगर ज़ीरो है तो इस पर दो केस बनते हैं। ठीक है, तो चलो वर्किंग करी जाए, देखते हैं किस कैटेगरी की प्रॉब्लम है, हमें भी नहीं पता है ऐसे बच्चों। चलिए, तो पहले हम ए मैट्रिक्स को उठाते हैं। ए मैट्रिक्स है 1 2 2 3। ठीक है, इसमें डिटर्मिनेंट ऑपरेट करिए 1 2 2 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 -4
तो रिजल्ट इज -1। ज़ीरो की नॉन ज़ीरो, तो ये बच्चों नॉन ज़ीरो है, तो इसमें सीधे लिख सकते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। सेम है, हमको चेक करना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 2 -1 कोफिशिएंट लिखोगे 1 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x एंड 5 किसके इक्वल होएगा 5 एंड 4, तो a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग a मैट्रिक्स को उठाते हैं 2 -1 1 1, इसमें बोथ साइड ऑपरेट करेंगे डिटर्मिनेंट 2 -1 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -1 इज इक्वल टू 3 विच इज़ नॉट इक्वल 0। तो ये आपका किस कैटेगरी में जाएगा बच्चों, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब बच्चों इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इसमें भी वही चेक करना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो इसमें पहले लिखेंगे 1 3 2 6, यहाँ पे क्या आएगा x y किसके इक्वल होएगा 5 8, तो ये हो जाएगा a x इज इक्वल टू b। ठीक है, तो a है 1 3 2 6, बोथ साइड ऑपरेट करेंगे डिटर्मिनेंट 1 3 है बच्चों, यहाँ पे 1 3 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 -6 इज इक्वल टू 0। अब आई है प्रॉब्लम, अब हमको केसेस चेक करने होंगे। तो केसेस के लिए सबसे पहले निकालेंगे एडजॉइंट। अच्छा 2/2 का एडजॉइंट तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा 6 1, ये वाला बच्चों क्या होता है साइन चेंज, हमने आपको सिखाया भी है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग बच्चों निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए 6 -3 -2 1, बी है 5 8। ठीक है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे। अगर बच्चों नल मैट्रिक्स आ गया तो इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन, अगर नॉट इक्वल नल मैट्रिक्स आया तो इनकंसिस्टेंट। आइए चेक करते हैं, रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे 24 -10 +8। अब इसे सॉल्व करें तो 6 -2 विच इज़ नॉट इक्वल नल मैट्रिक्स, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसी टाइप का, बट ये अब 3/3 फॉर्म बनाएगा। तो चलो पहले लिखा जाए कोफिशिएंट 1 1 1 2 3 2 a 2a, तो यहाँ पे आएगा x y z, तो किसके इक्वल होएगा बच्चों 1 2 4, तो यहाँ पे आएगा a इंटू एक्स इज इक्वल टू b। तो मेन तो बच्चों a है, तो पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला जाए, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो केसेस बनेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलो चेक करने पे पता चलेगा a to a। ठीक है, अब एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। ठीक है, जो भी एलिमेंट लेते हैं उसका कॉलम और उसकी रो को हम लोग हाइड करते हैं, तो 3 2 a 2a। फिर आएगा बच्चों सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो चला जाएगा 2 2 a 2a। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, दिख नहीं रहा होगा अब आपको। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों ये जाएगा और ये 2 3 a। ठीक है, यहाँ पे आएगा 6a -2a। नेक्स्ट 4a -2a, नेक्स्ट आएगा 2a -3a। अब इसे सॉल्व करें 4a -2a -a विच इज़ a। अब देखो बच्चों a यहाँ नॉन ज़ीरो है, क्यों? अगर a ज़ीरो है तो 0 0 0 0 4 के बराबर तो होता नहीं है, तो a मस्ट बी नॉन ज़ीरो। तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो है तो हम सीधे लिख सकते हैं ये किस कैटेगरी पे आएगा बच्चों, इनकंसिस्टेंस की कंसिस्टेंस पे आएगा। ठीक है, मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा। ठीक बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन 5 भी सेम टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसे भी हम वैसे ही फॉर्म पे लिख लेते हैं 3 -1 -2 0, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, 2 -1, यहाँ बच्चों आएगा 3 -5 0। मल्टीप्लाई किससे होगा, सीधी सी बात है x से y z। ठीक है, किसके इक्वल बच्चों होएगा 2 -1 3। इसे हम लोग नाम देते हैं a, ये x है और ये b है। मेन बच्चों होता है डिटर्मिनेंट। अब हम डिटर्मिनेंट पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो 3 -1 -2, ठीक,
0 2 -1 3 -5 0। अब वही रूल है एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। तो R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना है, तो क्या होगा, ये जाएगा ये 2 -1 -5 0। यहाँ पे आएगा सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो 0 -1 3 0। नेक्स्ट आएगा, यहाँ बच्चों प्लस साइन होता है बट एलिमेंट नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ आएगा 0 2 3 -5। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 0 तो -5 0, अच्छा ठीक है बच्चों, ये तो +1 है, लिख देते हैं। चलिए 0 +3 0 -6। अब चलिए कैलकुलेशन करी जाए, -15 3 एंड 12। अब ये आ गया 0। अब वर्किंग स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो इस पर दो केस आते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 है तो इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन का मतलब है यहाँ पे कंसिस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल नल मैट्रिक्स है तो इनकंसिस्टेंट आता है। चलिए अब एडजॉइंट के लिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। बच्चों अब हम लोग यहाँ पे बी मैट्रिक्स मान चुके हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं। भाई एडजॉइंट के लिए पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स माना जाता है, तो अब हमने इसको सी मैट्रिक्स नाम दिया, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए एलिमेंट्स कैसे होते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग करेंगे कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो A11, ठीक है। फर्स्ट रो के एलिमेंट लीजिए, तो 2 -1 -5 0। अब बच्चों A12 नेगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जाएगा 0 -1 3 0। नेक्स्ट होगा A13 का मीनिंग है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 दिख नहीं रहा होगा आपको, बता देते हैं 0 2 3 -5 0 2 3 -5। चलिए अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0 -5 यहाँ पे आएगा 0 +3। नेक्स्ट, अच्छा बाहर माइनस ही बच्चों लगा है, ये इंपॉर्टेंट बात है वरना रिजल्ट गलत हो जाता है इससे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 0 -6, ठीक है। तो रिजल्ट इज -6। अब बच्चों हम लोग वर्किंग करते हैं सेकेंड रो के कोफैक्टर के लिए। तो A21 लिख लिया जाए, A22 और A23। तो A21 नेगेटिव A23 नेगेटिव। 21 का मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 -2 -5 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 -2 3 3 0, ठीक है। अब वर्किंग करते हैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 -1 एंड 3 -5। तो यहाँ पे आएगा 0 -10। यहाँ बच्चों आएगा 0 +6 -15 +3। तो रिजल्ट इज 12। अब वर्किंग करेंगे 31 32 और 33। 32 इज नेगेटिव। 31 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब ध्यान दीजिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का यहाँ पे एलिमेंट बचेगा -1 -2 2 -1, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 -2 0 -1। एक बार चेक कर लें बच्चों, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 -2 0 -1। फिर होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 -1 0 2। चलिए सॉल्व करिए। 1 + 4 विच इज़ 5। नेक्स्ट आएगा -3, तो +3 हो जाएगा। नेक्स्ट 6 -0, रिजल्ट इज 6। चलिए अब हम लोग सी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को रख देते हैं। तो वैल्यू क्या है बच्चों, -5 -3 -6, ठीक है। इधर से रखिए 10, यहाँ पे 6 12, ठीक है। नेक्स्ट रखिए 5 3 6। तो अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए विच इज C डैश।
तो ये क्या आएगा, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, अब वर्किंग स्टार्ट होती है। एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स पे करना है। -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6। बी वाला मैट्रिक्स है मेरे सामने रखा हुआ है, 2 -1 3। चलिए, तो रो का मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों कॉलम पे करना होता है, तो कितना आएगा बताइएगा, -10 -10 +15। नेक्स्ट -6 +9। यहाँ बच्चों -6 है, याद रखिएगा, तो -12 +18। चलिए, अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे। चलिए बच्चों, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। -5 -3 और -6, तो ये नॉट इक्वल नल मैट्रिक्स आ रहा है, नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इनकंसिस्टेंट। ठीक है,